क्या मैं अगर आप पे आरोप लगाता हूं जो फैक्चुअली करेक्ट नहीं होगा तो इस प्रकार के आरोप में आप उसको मानहानि मानेंगे? ये मान के चलिए कि इस जजमेंट में क्या लिखा है। इस जजमेंट में लिखा है कि राजनीतिक उद्देश्य की वजह से निंदा की। अरे निंदा राजनीति में अगर नहीं करेंगे तो राजनीति क्या करेंगे? बिल्कुल निंदा की उन्होंने प्रधानमंत्री की। उनका एक मानव अधिकार का हक है कि प्रधानमंत्री की और राजनीतिक निंदा करें। उस निंदा के आधार पर क्या आप मानहानि बना सकते हैं? ये मूल मुद्दा है। और मानहानि भी ऐसी कि 13 करोड़ लोगों के बारे में एक वाक्य है, उस पर कोई भी खड़ा होकर कह सकता है। प्रधानमंत्री याचक नहीं है। आपने जो अभी कहा कि प्रधानमंत्री की उन्होंने की, प्रधानमंत्री याचक शिकायत करता है क्या? कोई व्यक्ति जो उस पर लिखा है वो याचक करता है क्या? तौर से एक निर्णय की तौर से गलत जजमेंट है, पूरी तरह से गलत है। इसको हम एक होलिस्टिक परिप्रेक्ष्य में उच्चतम न्यायालय के पास रखेंगे। उसमें आपके सभी जो भी मैं आपके सामने रखा है सब रखा जाएगा उच्चतम न्यायालय में। लेकिन साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि आपने अभी एक चीज़ कही, इन्होंने भी एक चीज़ कही मैडम ने, कि इतनी, और इस निर्णय में कहा है बार बार कि प्रधानमंत्री की मानहानि हुई, ये हुआ वो हुआ। तो मैं बार बार वो प्रश्न पूछता हूँ कि प्रधानमंत्री को फिर हौसला होना चाहिए कि याचक बने। वो कितने ही केस होते हैं जिसपे जयराम रमेश याचक बनेंगे अगर इनकी डिफेमेशन होगी, मैं बनूंगा अगर मेरी होगी। ये एक नया तरीका निकाला गया है कि डिफेमेशन इनका हुआ है और इनके जो ऑफिस बेरर हैं वहां सामने बैठे वो करते हैं याचिका, और वो 13 करोड़ ऑफिस बेरर कर सकते हैं। और हायर बेंच भी नहीं है, कुछ नहीं है। इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। अब इस बात में ये भुला दिया जाता है कि किसी में भी वो कन्विक्ट नहीं हुए हैं। और नंबर 2, वो सभी के सभी 2 हों, 4 हों या 10 हों, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ऑफिस बेरर्स द्वारा फाइल हुए हैं। तो इससे ज़्यादा फिर क्या मतलब? अगर आप राजनीति में हर रैली के विषय में 10-10 कंप्लेंट फाइल करोगे अपने खुद के कार्यकर्ताओं द्वारा, तो और उसको फिर बनाओगे बेसिस अगली वाली कंप्लेंट के लिए, इसमें इसके लिए कोई रेमेडी नहीं होती कि आप कुछ नहीं कर सकें, एडवांस में मैं रोक लूँ आपको। आपके करने के बाद उसको निरस्त किया जा सकता है, आप हार सकते हैं, लेकिन आपको न करने दें, शुरुआत से मैं बंद कर दूं, मैं क्या कर सकता हूं? वैसी कोई रेमेडी होती नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं सबसे बड़ी रेमेडी है जनता की अदालत में, जहां पर ये आत्मसात किया जा रहा है कि ये अखिल भारतीय स्तर पे एक बनावटी ऑर्केस्ट्रेटेड प्रयत्न किया जाता है कि राजनीतिक गला घोटाया जाए। वो बात एक केस से बढ़ के दूसरे केस से तीसरे केस में जाती है तो खुद उस शिकायतकर्ता को नुकसान होता है। सर, इस फैसले के बाद रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी की फितरत में है कि वो दूसरों को अपमानित करते हैं और माफ़ी मांगना उनकी फितरत में नहीं। क्या माफ़ी मांगने का ऑप्शन खुला हुआ है या बंद है पूरी तरीके से? मैं अभी इस विषय में कुछ नहीं बोलना चाहता। अभी एक कन्विक्शन है और एक सेंटेंस का विषय है। इसमें माफ़ी मांगना न मांगना बिल्कुल कोई औचित्य नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। आज 2 जजमेंट से हमको उसको कानूनी तौर से डील करना है उच्चतम न्यायालय में। जहाँ तक दूसरे प्रश्न का सवाल है, 10 केसेस की बात आपके सब भाई बहनों ने 3 बार कर ली है। जहाँ तक कंटेम्प्ट का सवाल है, मैं खुद पेश हुआ था। कंटेम्प्ट होता है कोर्ट और अभियुक्त के बीच में। ये वो वाला केस नहीं, मानहानि वाला या बाहर का केस जो 10 केसेस में आता है। ये कोर्ट के बीच और अभियुक्त या याचककर्ता के बीच होता है। इसमें कॉमन होता है, हर कंटेम्प्ट केस जो हर दिन होता है उसमें अपॉलॉजी की जाती है, क्योंकि किसी भी याचककर्ता का ये उद्देश्य नहीं होता कि वो कोर्ट की मानहानि करे। तो इसलिए वही किया गया था और उसको अंततोगत्वा उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया है और इसीलिए उन प्रोसीडिंग्स को निरस्त अंत किया। तो इसलिए वो दोनों उदाहरण तुलनात्मक नहीं है।